मनभेद नहीं, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों की साजिश नाकाम हुई। जेएनयू में पढ़ने वाला नहीं हो सकता कभी भी देशद्रोही। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में 4 अप्रैल से 16 मई के बीच 8 तारीखों में होंगे चुनाव। असम, पश्चिम बंगाल में 4 अप्रैल, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में 16 मई को वोटिंग। 19 मई को खुलेगा नतीजों का पिटारा। असम के 2 दिन के दौरे पर गए राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा में पीएम ने मेरे ऊपर किए थे पर्सनल अटैक। देशवासियों में लड़ाई करवाती है बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी के लोगों ने लगाई आग। पीएम मोदी ने दिल्ली में सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने की योजना है सेतु भारत परियोजना। पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा का निधन। 68 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 9 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं संगमा। पीएम मोदी ने संगमा को श्रद्धांजलि दी। और इस साल के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होंगे बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता मनोज कुमार। भारत कुमार के नाम से मशहूर 78 साल के मनोज कुमार ने कई देशभक्ति की फिल्मों में किया है काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। कुछ दिन पहले तक जेएनयू कैंपस के बाहर कन्हैया कुमार को बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन आज पूरा देश कन्हैया को सुन रहा है, समझ रहा है और जान रहा है। देशद्रोह के आरोपों को लेकर ट्रायल करने वाली मीडिया आज कन्हैया के पीछे पड़ी है। उसके बयानों, राजनीतिक सोच और समझ पर बहस कर रही है। सवाल है कि क्यों? बिहार के बेगूसराय के गरीब परिवार का कन्हैया आखिर सुर्खियों में कैसे और क्यों आया? यह आप और सब जानते हैं कि कन्हैया को जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और कन्हैया पर देशद्रोह का केस चल रहा है। कल ही कन्हैया को जमानत मिली है। वो जेल से बाहर आया और ऐसा लगा कि हीरो बन गया। आज उसने भरी मीडिया में कहा कि उसका आदर्श अफजल गुरु नहीं है बल्कि रोहित वेमुला है। कन्हैया ने बताया कि जेएनयू में पढ़ने वाला कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। कन्हैया का मानना है कि जेएनयू जो आज सोचता है, समाज वो कल सोचता है। समाज है कि क्या? सवाल यह है कि क्या कन्हैया देश की सियासत का भविष्य देख रहा है या फिर कन्हैया में लोग सियासत की बड़ी संभावनाएं तलाश रहे हैं? क्यों कल रात जेएनयू कैंपस में कन्हैया ने जिस तेवर के साथ भाषण दिया, उसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में बड़ी जोर शोर से हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं ने कन्हैया के भाषण की तारीफ की है। देखा जाए तो छात्र राजनीति में कन्हैया ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। हालांकि कन्हैया ने आज कहा कि वो आगे शिक्षक बनना चाहता है। उसने बार बार यह कहा कि उसे एक नेता के तौर पर न देखा जाए, लेकिन जिस तरह से वो पीएम मोदी पर सीधा वार कर रहा था, उससे बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैरान थे। टीवी चैनलों पर कन्हैया का पूरा भाषण करीब 1 घंटे तक लाइव दिखाया गया। लेफ्ट के बड़े नेताओं को शायद ही टीवी चैनलों में 30 सेकंड से ज्यादा की जगह मिली हो, लेकिन कन्हैया टीवी पर छा गया। ऐसे में सवाल है कि क्या कन्हैया सियासत का उभरता हुआ नायक है? इन सारे सवालों पर है हमारा आज का प्राइम एजेंडा। कन्हैया को लेकर टेलीविजन चैनल्स पर अलग अलग तरीके की डिबेट चल रही है। अलग अलग नजरिए से सवाल उठाए जा रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यह है कि जितने नजरियों से चाहो चीजों को देखो, परखो, फिर यह तय करो कि आगे क्या करना है। सवाल यह है कि क्या वाकई कन्हैया ने देश की राजनीति को एक आईना दिखाने की कोशिश की है? क्या आज का कन्हैया
कल का राजनीतिक हीरो है, कल का नायक है? क्या कन्हैया जो कह रहा है कल से लेकर आज तक, इस बात को भी देश ने, खासतौर से राजनीतिक तबके ने उसी खामोशी से सुना है, उसी तजुर्बे से सुना है जिससे 9 तारीख के वीडियो से देश सुनता समझता चला आ रहा था। कई खास मेहमान आज की इस डिबेट में मौजूद हैं। हम बिना वक्त गवाए जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ आनंद साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा नेता हैं। साहू साहब, बहुत स्वागत है। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह हैं, नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता विवेक यादव साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीपीआई के प्रवक्ता नेता अमीर हैदर साहब जुड़े हुए हैं और बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। जेडीयू के एक प्रतिनिधि का हम इंतजार कर रहे हैं, आपसे थोड़ी देर बाद वो हमारे साथ डिबेट में होंगे। हम पंकज जी सीधे आपके पास आना चाहेंगे। कई नजरियों से सवाल हो रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर। कोई राजनीतिक भविष्य के तौर पर कन्हैया को देख रहा है, कोई कन्हैया के प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करने पर सवाल उठा रहा है और यह कह रहा है कि साहब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी से बचना चाहिए था। कोई यह कह रहा है कि कल रात को जो भाषण दिया कन्हैया ने और आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन भाषणों में एक तरीके से बचने की और छवि बदलने की कोशिश जो है कन्हैया कर रहा है। कोई यह कह रहा है कि अब कन्हैया सियासत के राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कन्हैया क्या कर रहा है? कल से लेकर आज तक तकरीबन 24 घंटे हो जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद, क्या समझ में आ रहा है? राजीव जी, जो घटना थी वो घटना अब बीत गई है। अब उस घटना का एक सामाजिक और राजनीतिक पहलू जो है उस पर बात होनी चाहिए ना, और उसको जब विश्लेषण आप जब करेंगे तो मैं एक कन्हैया के ही कहे हुए एक बात से कोट करते हुए मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। कन्हैया ने कहा कि मैं अब जेल से लौटने के बाद मैं जो मामला कोर्ट में सब जुडिस है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं अपने अनुभव की चर्चा करूंगा। दरअसल अब हम लोगों को उससे आगे चर्चा करनी चाहिए। कन्हैया जेल जब गया तब एक हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित संस्थान का छात्र नेता था, लेकिन आज जब कन्हैया जब वहाँ से वापस आया है तो एक नेता बनकर वापस आया है। इसमें अब सभी पार्टियों को भी उसको इस तरीके से देखने में गुरेज नहीं है। हिंदुस्तान की एक पुरानी परंपरा रही है ना कि जब भी कोई घटना हो या कोई मुद्दा या मौका हो, राजनीतिक पार्टियां कभी उसको भुनाने से या उसको अपने फायदे में लाने में कभी चूकती नहीं है। मजेदार बात यह है कि आज ही चुनाव आयोग ने पंजाब से 5 राज्यों के ऐलान कर दिया है जी। सीताराम येचुरी जी का एक स्टेटमेंट जिसका कि हार्डली कुछ सेकंड का होगा, जिसमें उन्होंने बातों ही बातों में इस बात का इशारा कर दिया कि कन्हैया बंगाल के चुनाव प्रचार में जाएगा। अब आप इसको किस रूप में देखना चाहते हैं डिपेंड करता है, मगर इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो 2 ही पहलू बनती है, एक सामाजिक पहलू और एक राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू में आप देखें कि सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर सब लोग उसको अपने पाले में या उसका समर्थन करने में जुटी हुई हैं। जो सामाजिक पहलू है उसमें इस घटनाक्रम में समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ भी दिखता है कि कुछ लोग उसको जो लोग पूरी बातों को नहीं जानते और समझते हैं उसको कहीं पर उसको देशद्रोह समझते हैं, कहीं पर कुछ समझते हैं, जबकि राजद्रोह और देशद्रोह में बड़ा ही फर्क होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार कहा भी है। कन्हैया ने अपनी बहुत सारी बातों की सफाई तो दी है, मगर जो अभी सबसे ज्यादा जो गर्म मुद्दा रहेगा ना वो इसका राजनीतिक पहलू ही रहेगा, क्योंकि समाज तो जो सोच रहा है वो सिर्फ अपने सोचने के लेवल पर ही रहेगा, मगर राजनीतिक मुद्दा हमेशा गरमाया रहेगा। और इसको अब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कन्हैया की अपनी खुद की इच्छा चाहे जो भी रही हो ना, या शिक्षक बनना चाहता हो, जो भी बनना चाहता हो, मगर एक समय के बाद आपकी खुद की इच्छा ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। अब वो ऐसे जगह पर आके खड़ा है ना कि उसे अब डिपेंड करता है कि कौन
कितना उसको अपने पाले में रखता है और उसको कहाँ उसका इस्तेमाल होता है। हम एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद हम जरा ओपन डिबेट की तरफ बढ़ेंगे। अमीर जैदी साहब हमारे साथ हैं, अमीर हैदर जैदी साहब प्रवक्ता हैं सीपीआई के। हम आनंद साहू जी के फ्रेम का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि बीजेपी से बहुत सारे सवाल हैं, न केवल मेरे बल्कि आज ये तमाम पैनल जो यहाँ मौजूद है। जैदी साहब, जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने की घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन हुआ, साफ था कि पॉलिटिकल क्लास किस तरीके से बटा इस पूरे मामले पर। आज जब कन्हैया रिहा होकर आया और उसने कल रात को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भाषण दिया और आज जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस अंदाज में कन्हैया देश की सियासत पर चुटकी ले रहा था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैरेक्टर को वो बता रहा था कि किस किस तरह के आरोप हम पर लगे, बार बार टैक्स पेयर के पैसे से यूनिवर्सिटी चलती है, वो इस बात का जवाब दे रहा था। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या वो लकीर पॉलिटिकली और ज्यादा गहरी हो गई है, अब चीजें और ज्यादा साफ हमें दिखाई दे रही हैं। कम से कम कन्हैया ने हमारे देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में यह जरूर किया है। राजीव जी, हिंदुस्तान के अंदर 3 आइडियोलॉजी, एक लेफ्ट कहलाई जाती है, एक राइट और एक बीच की। तो कम से कम कन्हैया ने इतना काम जरूर किया है, और ये मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है, जो हम पिछले 90 सालों में अपनी आइडियोलॉजी जनता तक नहीं पहुंचा पाए, वो हमारे एक कार्यकर्ता ने पहुंचाने की कोशिश की है जी। एक आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में वो है, एक ये कहती है कि डिबेट करो, अपना मत दो, वैचारिक विभिन्नता हो सकती है, आपके मेरे मत अलग अलग हो सकते हैं, आप हमारे अपोजिशन में हो सकते हो लेकिन दुश्मन नहीं हो सकते हो, अपने विचार रखने की आज़ादी हो सकती है। हम कहते दूसरे एक मत वो है कि अगर आपने हमारे खिलाफ बोल दिया तो गोया राष्ट्र के खिलाफ बोल दिया, सरकार के खिलाफ बोल दिया तो गोया राष्ट्र के खिलाफ बोल दिया। हालत ये हो गई है कि देशद्रोहियों की एक लिस्ट बनती चली जा रही है जी। राहुल गांधी देशद्रोही, सीताराम येचुरी देशद्रोही, डी राजा देशद्रोही, केजरीवाल देशद्रोही, और जाने कितने देशद्रोही हैं। अभी एक एग्जाम्पल और आपके सामने है, गुजरात का एक 22 साल का उठता है और वो एक आंदोलन करता है। मैं उसके तरीकेकार की सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसने कुछ संविधान के तहत अपना हक मांगने की कोशिश की है। चलो वो कहना जी उसे कुछ परेशानी होगी, उसके माशरे को कुछ परेशानी होगी, उससे बैठ के डिबेट की जा सकती थी, समझाया जा सकता था, लेकिन ये एक अधिकार इन्होंने ले रखा है सरकार ने कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे देशद्रोही में बुक कर देंगे। उसे देशद्रोही में बंद कर दिया। रोहित वेमुला बोला, उसे इतना प्रेशराइज किया कि आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। ठीक। अब एक मिनट, जब रोहित वेमुला वहां पे हुआ तो उसके बाद अब कन्हैया आ गए, जो यूजीसी का आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे। यूजीसी की बात, वो स्कॉलरशिप की बात हो रही थी कि बंद नहीं होनी चाहिए, उसे बढ़ना चाहिए। तो रोहित वेमुला के आंदोलन को कैसे कुचला जाए, तो उसे एक नारे का वो सहारा लेके एक ऐसी सीडी जो फैब्रिकेटेड सीडी थी, जो साबित हो चुकी है, उसे लेके रातों रात हमारे प्रधान होम मिनिस्टर जी इतने रिएक्शन दिखाते हैं। राजीव जी, इनसे बस साहू साहब आ रहे शांति से, आपसे बहुत सारे सवाल है सर, पूरा पैनल सवाल करेगा। बस आ रहे, एक बार जैदी साहब की बात खत्म हो जाए फिर हम बिल्कुल आपके पास आ रहे एक्शन लेते हैं और कन्हैया को बुक कर देते हैं। लेकिन यही होम मिनिस्टर जी, इससे कोई फायदा नहीं होगा इनको। साहू साहब सुन लीजिए सर, उनकी बात सुन लीजिए, फिर जरूर रिएक्ट करिएगा, अपनी बात रखिएगा जी, पूरा करें जैदी साहब, पूरा कुछ करने के लिए आगे आए। ठीक है सर, ये बात कहिएगा, सुन तो लीजिए, फिर वही होगा सर, फिर वही होगा जो आजकल टेलीविजन डिबेट्स में हो रहा है कि कोई किसी की नहीं सुन पाएगा और वक्त ऐसे ही जाया हो जाएगा। साहू साहब सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। जैदी साहब पूरा करें, जैदी साहब पूरा अभी कहना चाहिए। 2 घटनाएं मैं आपके सामने अपनी बात करता हूं। 2 घटनाएं आगरा के अंदर एक घटना होती है, इनका एचआरडी मिनिस्टर राज्य मंत्री वहां माइक पे मीडिया के सामने ये कहता है कि हिंदुओं संगठित हो जाओ एक पर्टिकुलर संप्रदाय के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं। ठीक है, वहां पे एक इनका कर्नाटक का एमपी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहता है कि आपको अगर आतंकवाद खत्म करना है तो एक संप्रदाय को आपको खत्म करना पड़ता है। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें होम मिनिस्टर हमारे पार्लियामेंट में कहते हैं कि साहब ये कोई उत्तेजित भाषण नहीं था। बस ठीक, अब जवाब ले ले। डॉक्टर प्रत्युष नंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
देश के जेडीयू से टुकड़े है, करने के लिए ठीक है, तैयार अब जवाब ले लें, है। आप बताइए आप सर। लोग जैसे गद्दारी हाँ। भाषा का प्रयोग करके और आप लोग इस तरह से डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। साहब आपकी बात सुन नहीं पाया पैनल में कोई, प्लीज अब मैं पूरा एक करें। सवाल कर रहा हूं, आप भारत माता सुन लीजिए, आप बहुत लंबा भाषण दे चुके हैं। लेट मी कंप्लीट वन वर्ड। नहीं, पूरा आप करिए। पूछिए कन्हैया कुमार को, वो क्यों नहीं बोलता है कि अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है हमारी, ये क्यों नहीं बोलता है वो? हम बोलते हैं, है हम मुझे बोलते हैं, संघवाद से लड़ाई है, संघवाद के खिलाफ लड़ाई है, वो क्यों नहीं बोलता है? हम बोलते अफजल हैं, और हम कंडम करते हैं भटकल नक्सलवाद के को, खिलाफ आतंकवाद क्यों नहीं को। बोलता है वो? आप तो आतंकवाद के खिलाफ देखिए, लड़ाई आप मेरी नहीं सवाल का मानिएगा। जवाब नहीं दे रहे आप हैं। मुझे You इतिहास want बताइए that आतंकवाद board? के खिलाफ लड़ने का, Because वरना आपको हम लगता इतिहास है बताते हैं कि आपको एक आतंकवाद के कम्युनिटी खिलाफ का लड़ने वोट जो है जब 18-20% सुन वोट लीजिए, विवेक यादव जी हमारे साथ अंदर डिबेट में है। देश के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं। संविधान चलाया था, उस आप वोट अपना बैंक जो है, पंजाब में सरकार you चलाते think that हैं, the आप हमें vote सिखाते bank is हैं your पंजाब के pocket. अंदर That's आतंकवाद why से you are हम लड़ रहे fighting हैं। for ठीक है, ज्योति जी आप कश्मीर के देख रहे हैं, फिर इस अंदर डिबेट का आतंकवाद वही से हाल हम है लड़ जो रहे हैं। दादू आप का डिबेट का करेंगे, होगा। मुझे बताइए। गद्दारों ठीक है, लोगों आप को यही वो किसी के पॉलिटिकल साथ लकीर है जिसे आप कन्हैया बने गहरा करता जा रहा है। भारत माँ की जय बोलने में, यही वो पॉलिटिकल वंदे लकीर है मातरम साहू बोलने में साहब आपको जिसे डर लगता कन्हैया है। गहरा कर रहा है। और अभी इशारा भी कर रहे थे पंकज जी। जी, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा साहू साहब। हम एक एक करके जरा पैनल को जोड़ ले, फिर मैं डिबेट थोड़ी एक बात अच्छी हो बोलता हूं पाएगी। और कन्हैया जी गुजारिश को, ये है, आज प्लीज सर, सुन गुजारिश लीजिए, ये है कि एक राजीव एक करके जी, सुने और अपनी you बात please रखें। जस्ट एक बात सुन लीजिए, हाँ सुनाइए, सुनाइए सुन सर, लीजिए। सुनाइए। मैं भी एक बात कह रहा हूं, प्लीज कहिए। अगर उनको अगर लड़ना है तो गरीबी, सुन लीजिए, गरीबी के खिलाफ लड़े, अलगाववाद के खिलाफ लड़े, जातिवाद के खिलाफ लड़े, धर्मवाद के, पंथवाद के खिलाफ लड़े, और साथ साथ कुछ करने के लिए एक स्टेप लें। आज सरकार 1000 कदम उठा रही है, उसमें कौन सा कदम में वो कदम से कदम मिला के समाज को देने के लिए एक बात बता दें जो उन्होंने किया है। केवल भाषण दे रहे हैं और सीपीआई का एजेंट बन के कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं और अलगाववादी और नक्सलवादी और आतंकवादियों को अपने जो है साथ जोड़ के काम करने का काम कर रहे हैं। ये है क्या राष्ट्रवाद? अच्छा साहू ये साहब, पूछिए क्या इनसे। कन्हैया ने डरा दिया है क्या बात कर सरकार रही है देश के बारे में? अच्छा साहू साहब, ये जो इतनी पूरी सब बात हो रही, क्या अरे कन्हैया क्या डराएगा? ने मैं सरकार को कन्हैया डरा को दिया मेरे है क्या? सामने बैठा दीजिए। नहीं, कल मैं भी शाम तक किसान का चर्चा हो बेटा रही थी हूं। प्रधानमंत्री मैं भी के एक भाषण की, अनपढ़ निरक्षर का लेकिन बेटा रात से जब I से know। कन्हैया ने जेएनयू में भाषण दिया, स्थिति बिल्कुल दूसरी हो गई है। क्या बीजेपी डर गई है कन्हैया से? अरे वो सुन लीजिए, ये तो आप लोग बना रहे हैं। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सबको बहुत ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि उनका लालटेन एक तरफ आरजेडी का और इनका जो है सब बूत रहा है, क्योंकि देश में विकास का धारा बढ़ रही है। आप विकासवाद के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं, तो देश को बांटने का एक षड्यंत्र है। अच्छा, ये सारे नेता देश को बांटने का मतभेद करने का प्रयास फिर है। तो वही बात हो गई साहू क्योंकि साहब ये कि जी। जो आपकी बात न माने वो देश जी, को बांटने बिल्कुल। के षड्यंत्र में शामिल। यही बात हो गई ना सर? फिर तो बिल्कुल 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 ठीक है। हम विवेक जी से टिप्पणी लें, क्योंकि केजरीवाल साहब पर भी निशाना साध रहे हैं। हम जरा एक बार आज ज्योति जी एक को इस चीज चर्चा में बताइए, ले आए। ज्योति जी कन्हैया, जवाब दीजिए। ठीक है मैं सर, कहता हूं कन्हैया अब जी को सुन लीजिए, राजनीति आपने करना कहा है, कि वो है। 1000 योजनाएं वो सरकार क्या चला काम रही है, किए हैं कहां ये समाज लोग के साथ लिए, ये चल रहे बताएं। हैं। अब अगर जी। थोड़ा पीछे जाए तो फिर ये पूछा जाएगा कि जब दूसरी सरकारें योजनाएं चला रही थी तो बीजेपी कहां चल रही थी, फिर बात बढ़ जाएगी। क्या कन्हैया इस देश में बड़ी शार्प पॉलिटिकल लकीर खींच रहा है? क्या कन्हैया उभरता हुआ नायक है राजनीति का? जब इस पर चर्चा कर रहे हैं सर, बस हो गया। भाषण पे ज्योति भाषण जी, दे रहे हैं, ठीक हो गया सर। और देश में ठीक है सर, अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। ये हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ, हाँ। वो भी एक भाग है। हाँ, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले सर, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। अनऑफिशियल फिगर है कि 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूरा देश राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं। दुनिया में जो दुनिया भर के लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कहां करने वाले हैं? कहां करने वाले हैं सर? ठीक है, अब जरा ज्योति जी को सुन लीजिए सर, हो गया। पार्टी का नुकसान हरियाणा से फिर बात बहुत आगे सारे चली जाएगी। देश में। ज्योति जी को सुन लीजिए। ज्योति जी प्लीज रिएक्ट करिए। रघुनंदन जी, देखिए आज जो समाज जिस स्थिति में पहुंची है, इसके बहुत से कारण हैं। हमारा देश देखिए एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में बहुत साफ साफ है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रोल है। आज जब कन्हैया की आप बात करते हैं जी। तो वो एक कन्हैया नहीं है, उस देश का 125 करोड़ कन्हैया है।
और वो कन्हैया जो बात कह रहा है, आप उसकी बुनियादी बातों को समझें। वो क्या कह रहा है, वो बुनियादी बातें क्या हैं? वो बुनियादी बातें हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन पूरे फंडामेंटल राइट्स में 14 से 18 से लेकर इक्वलिटी से लेकर फ्रीडम स्पीच से लेकर आप 32 तक चले आए, वहां तक सब साफ साफ बातें कर रहे हैं। उसकी वो बात कर रहा है, कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की साहब, बात कर रहे हैं। देखिए सर, हम फिर भी ऐसे डिबेट नहीं होगी सर, प्लीज सुन तो लीजिए। सामाजिक न्याय आपने की अपनी बात बात कर रहे हैं। रखी सर, अब हम जरा भी लड़ रहे हैं। सुन लीजिए, फिर जवाब इसमें दीजिएगा। कहाँ अभी आप दिक्कत सवाल है? पूछ रहे थे कि वो नक्सलवाद से जब कहां लड़ रहा अफजल है, गुरु वो और गरीबी से भक्कर की कहां लड़ बात रहा है, करता पूछ रहे हैं, है। जरा जवाब लीजिए। जी। हाँ ज्योति जी, अब जब बेसिक बुनियादी बातों को उठा रहा है तो क्या गलत कर रहा वो है? सीधा जवाब और देने वो के जब बजाय उठा रहा राजनीतिक भाषण है, देते अरे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा असली बात को सुने और नकली बात को छोड़े और समाज को भी समझने दे, देश को समझने और आगे मैं बढ़ने सुन रहा दे। हूं। सुने, मैं पेशेंस भी रखें, उसी बात पेशेंस कह रहा रखें, हूं पेशेंस कि रखें, समझ लीजिए सर, चिल्लाएं समझ नहीं नहीं आप। रहता, सुन ये लीजिए। जो हाँ। ये असमानता आपकी बड़ी बेचैनी है, ठीक नहीं है, उसके ठीक नहीं है। पीछे कौन ये लोग आपका हैं हताशा ठीक जिन्होंने नहीं है, देश सुने को बात को। अशांत करके असामाजिक व्यवस्था जो है बनाने का कोशिश क्या कर रहे बोल रहे हैं। हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जब बुनियादी बातें कन्हैया कर रहे हैं तो ये कन्हैया नहीं कर रहे हैं। अगर उनके नहीं साथ समझ में जुड़ा आ रहा हर है? लोग जुड़ रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे 125 करोड़ जनता में कोई लोग हों, ठीक। चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे प्रोफेशनल्स हो, अगर बुनियादी बातों को अगर वो उठा रहा है तो क्या गलत है? अगर बुनियादी बातों को उठाकर सरकार को आईना दिखा रहा है तो क्या गलत तो ये है? बात है, अगर आज राहुल थोड़ी गांधी पहली ने बार कहा, उठा रहा है। अगर हम राहुल भी गांधी उठाते जी ने रहे हैं कहा पहले से। कि साहू साहब, अभिव्यक्ति ये कोई अभिव्यक्ति की आजादी लेकिन होनी भारत चाहिए, माता की जय उन्होंने बोलने में अगर उनको कहा, क्यों दिक्कत हो रही है? क्या आपको प्रॉब्लम है? और आप बात वो सुने, आप बात सुने, आतंकवाद के साहब, खिलाफ साहब, बात साहब, को जवाब जवाब दे देने पाएंगे में भाई, क्यों दिक्कत ऐसे हो तो रहा है? नहीं ये साहू मैं साहब, सब कहीं आप बात अपनी कर पार्टी का होता है। करेक्टर तो नहीं दिखा रहे इस आप वक्त? ठीक नहीं है, ये साहू ठीक साहब नहीं सुन है। तो लीजिए सर, फिर जवाब खूब दीजिएगा। आप एक बार नहीं, पूरी नहीं, बात नहीं। होने दीजिए, मैं- फिर जवाब मैं दीजिएगा, सवाल खूब कर रहा मौका हूं, मिलेगा। जवाब नहीं दे रहे हैं हाँ। और कुछ और बोल रहे हैं वो। नहीं, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, पूरा करें। जबकि पार्लियामेंट में अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात कही, कोई भी बात अगर उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया जो आपने वादे किए थे या जो वादे करके आप जनता के बीच में गुमराह करके जो आज सरकार में हैं, ठीक। आप उन वादों को पूरा करें, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? अब उसको जोड़कर अगर वो बात कहते हैं कि आप बुद्धिजीवियों को, आप छात्रों की आवाज को दबा रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आवाज को आप अधिकार नहीं दे रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि जब हम जेएनयू गए तो हमें भी लोगों ने हमारे फेस के सामने कौन उन्होंने नहीं दे गाली रहा है? दिया, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट मैंने चलने नहीं दे रहे उन्हें, हैं मैं तो अभिव्यक्ति की ये आजादी के कारण ये- मैंने कुछ नहीं बोला, ये वो उनकी दादागिरी है ना, अभिव्यक्ति थी, लोकतंत्र तो में हमने पार्लियामेंट सुना। जैसे तो मंदिर जब को इस भी बात खंडित बुनियादी कर बातों दिया को अगर और क्या उठा- चाहिए? अगर कन्हैया ये बात कहते हैं कि क्यों नहीं इस देश में गरीबी पर बात होनी चाहिए, अगर कन्हैया ये बात कहते हैं, अगर एग्जाम्पल दिए कि मेरे मैं भी पेरेंट्स कह रहा हूं, 3,000 रुपया में हमारा मजदूरों की चलता है, हालत आज वो जितनी 3,000 रुपया खराब कन्हैया हुई की है, बात नहीं हो रही ये है, बात को समझें। CPI वो कह रहा और है कांग्रेस कि का ही अगर देन है। अगर भारतीय 3,000 जनता रुपया पार्टी में की देन नहीं है। अगर हमें NDA पीएचडी सरकार करना की देन होगा नहीं तो है। क्या मैं कहीं कर सकता हूं? वो कहने का मतलब यह है कि 125 करोड़ के जनता में अगर जिसके इसके पास 3,000 रुपया है, क्या वो पीएचडी कर सकता है? तो अगर इन बुनियादी बातों को अगर वो उठा रहा है और समाज में सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, सोशलिज्म की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, नहीं, तो ये इसमें बात क्या नहीं है। परेशानी हम लोग भी है? इस पे आप उठा क्यों रहे नहीं हैं। बात को आप- समझते हैं? जेडीयू की पहली तरफ बार से, ठीक है कन्हैया सर, जी ने जेडीयू की उठाया तरफ से है। डॉक्टर प्रत्युष नंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका रिएक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा विवेक यादव जी की एक टिप्पणी जरूर लेंगे। विवेक यादव जी, क्या अब इस देश में कन्हैया के जरिए बिल्कुल धाराएं अपनी अपनी तरफ चल रही हैं? कन्हैया इस देश की पॉलिटिकल बेचैनी को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, और सत्ता या तो उसे जानबूझकर अनसुना कर रही है या फिर उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? कौन सी बात बोल साहब दिया साहब उसने? सुन तो लीजिए उस पे सर, हम अब लोग ऑलरेडी अरे लड़ाई लड़ सुन तो रहे लीजिए, हैं। आप तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दे रहे हैं। सुरक्षा सुन के तो ऊपर लीजिए, पूरा देश चल रहा अरे है। प्रधानमंत्री जो है बड़े बड़े मुद्दों पर सदन में नहीं बोलते, सुन तो लीजिए गलत जरा। बात है ये। ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं आप? विवेक जी बोलिए, आप जिनको पूरा बात करिए। करने का, जिनको बात प्रधानमंत्री भी नहीं सुनते और ये भी नहीं सुन रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप देश को। ये क्या तरीका है? आप क्यों नहीं भाषण सुन दे रहे थे, हैं? सारे लोग सुन रहे थे। आप लगे लोग ज्ञान बैठ के देने गाली लिए। देते चार रहेंगे लोग तो और सुन सुनते लीजिए रहेंगे हम लोग। साहब ये साहब कह इस रहे तरह हैं, के डिबेट में अभिव्यक्ति की आजादी किसी का को बोलने का मतलब मौका नहीं आपकी मिलेगा। गालियां सुनते रहे हैं। सर आप सुन तो को लीजिए, एक आईना अलग अलग डिबेट नजरिए का हैं, सुन मतलब है लीजिए। पॉइंट पे बात करिए ना। हाँ, पॉइंट पर बात हो रही है, सुन भाई साहब, लीजिए। इनकी वॉल्यूम को कम कर दीजिए। ठीक है, रघुनंदन जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं क्योंकि ठीक है, चलेगा। बात करिए, अरे सर, आप भाषण बोलिए मत तो। दीजिए यहाँ बैठ के। ठीक,
सारे पॉइंट का ठेका आपने ले लिया और इन्हीं ठेकेदारों को आईना दिखाया है। ठीक है विवेक जी प्लीज आज पूरा इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। अरे आप जवाब आप भाषण देंगे, आपके भाषण सुनने आप के लिए बैठे हैं सारे लोग। आप लोगों को मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता ये में क्या आ गई तरीका है तो आपको ये बात करने का सहन नहीं हो तरीका रहा है। मैं सीखिए। देख रहा हूँ शालीनता संस्कृति सीखिए। हाँ, ये तो संस्कृति वाली पार्टी अब नहीं बोलेगी। मुझे पता है साहू ना, जी बिल्कुल। आपके कंधों मैं पर भी एक जिम्मेदारी बात है कर रहा हूं। संस्कृति को आगे ले जाने गलतफहमी निकाल की। अपना दीजिए। डिबेट की देश भर से संस्कृति आपको तो समझ खाली लीजिए, फेंका साहू जी उन्हें सुन लीजिए, दिल्ली में फिर फेंका, जो अच्छा बिहार में करे, फेंका। जो अच्छा लगे वो आप जवाब कह रहे हैं दीजिएगा। पंजाब में आपको सुन तो लीजिए। हाँ विवेक, बिल्कुल आईना दिखाएगी आप जनता। बोलेंगे अरे विवेक जी पूरा करिए। क्या तरीका है ये? विवेक जी पूरा करिए। मैं ये आप कह रहा था बोल कि नहीं रहे भारतीय हैं, आप राजनीति गुस्सा को दिखा एक रहे हैं। आईना दिखाया है कन्हैया ने जी भारतीय राजनीति को कन्हैया ने एक आईना दिखाया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत है पाखंड की राजनीति करने वाले लोगों को, इससे दिक्कत हुई है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार या सरकार में बैठे लोग बहुत नासमझ लोग थे, बड़े समझदार बड़े होशियार लोग थे। कन्हैया जिस तरह से मूवमेंट चला रहा था जेएनयू को बचाने के लिए, रोहित वेमुला को लेकर, उनको पहले से ही खतरा महसूस हो रहा था। शायद मेरे ख्याल में उन्होंने जो स्टेप लिया इसको दबाने के लिए वो उनको उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया। आज प्रधानमंत्री जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कन्हैया ने। जो इन्होंने ठेकेदारी ले रखी है, पूरे देश की राष्ट्रभक्ति की ठेकेदारी ले रखी है, उसको उसने आईना दिखाया है। आज उसने अपनी सफाई में, जो कल रात का भाषण था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उसने साबित किया है कि किस तरह से अब झूठ और फरेब की राजनीति इस देश में चलेगी नहीं। आप किसी को इस तरह से कुचल नहीं सकते और किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जो अभी देश का माहौल बनाया गया, दिल्ली सरकार ने जांच अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें कहा गया है कि 7 में से 2 वीडियो छेड़छाड़ की गई थी। मेरा एक प्रश्न ये है कि छेड़छाड़ करने वाले लोग थे कौन, असली देशद्रोही कौन है, उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। कौन से चैनलों ने उसको चलाया और पूरे देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया, उसके पीछे मंशा किसकी थी, कौन चाहता था, किसको फायदा हो रहा था उस तरह नहीं, की आपने वीडियो ठेका ले रखा है इस क्या? सब पूरा का देश में जवाब दीजिएगा सर, फिर वही बात हो जाएगी। अभी बहुत पर्दे के पीछे है। केजरीवाल भी एक आतंकवादी की तरह व्यवहार करता है। इसमें छूट वो रहा खुद है। कहता है मैं सारे ठेके अराजक आपने हूं। ले अब आप रखे हैं। केजरीवाल को सारे ठेके आतंकवादी आप बात बताने कर रहे लगे। हैं। साहब आपके साहब, आप राशन कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता और है क्या गृहमंत्री उनको मुझे क्लीन पता चिट है है, ऐसा भी किस करते तरह से हैं। आतंकवादियों का उस वक्त वोट की नहीं, राजनीति उस कर रहे हैं। वक्त कन्हैया आतंकवादी था जेएनयू में, पूरा जेएनयू आतंकवाद का गढ़ हो गया था। अब आप एक निर्वाचित चुने हुए मुख्यमंत्री पर आतंकवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। अनुरोध है कि ऐसे लोगों को कम से कम ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, हम सर एक ब्रेक लेते हैं। पंकज जी इशारा कर रहे हैं कि बड़े महत्वपूर्ण पहलू छिपे हैं। अरे सर एक ब्रेक लेते हैं चैनलों में ठीक बहुत है, महत्वपूर्ण बात एक छोटा सा आतंकवादियों ब्रेक को ले समर्थन पंकज जी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम जरा लौटते हैं और इस उम्मीद के साथ लौटते हैं कि हमारे जो बहुत ही सम्मानित पैनलिस्ट हैं वो अपनी बात रखेंगे, रखनी चाहिए, इसीलिए टेलीविजन डिबेट में आते हैं, उनका स्वागत होता है। लेकिन दूसरे की बात को सुने भी, तभी कम से कम डिबेट आगे बढ़ती है। ये एक बार फिर हम रिक्वेस्ट दोहरा दें, जब हम ब्रेक से लौटेंगे प्लीज हमारे पैनलिस्ट ये कोशिश करें। एक और बड़ा सवाल हम उठाएंगे कि क्या वाकई कन्हैया के जरिए विपक्ष लामबंद हो रहा है? क्या बैठे बिठाए बीजेपी ने पूरे विपक्ष को एक मौका दे दिया है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।